अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी स्टूडेंट का वसी एजुकेशनल एकेडमी में खैर मक़दम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट इम्तिहान की अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के उर्दू का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ये मॉडल पेपर पिछले साल का है, यानी कि जो 2024 में जो एग्ज़ाम लिया गया था उसी के लिए ये मॉडल पेपर तैयार किया गया था। ठीक मॉडल पेपर से ही ज़्यादातर देखे जाते हैं जो एग्ज़ाम बोर्ड में पूछा जाता है सवाल। और आज आप लोगों के लिए एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव भी बनाकर लाए हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। चलिए बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। पहला बात यहाँ दिया हुआ है, देखिए आपका मतलब जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें 30 नंबर के जो होंगे वो क्या होंगे। 30 नंबर का तो आपका एमसीक्यू होगा और उसके बाद जो 50 नंबर का होगा वो आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यानी कुल 30 नंबर के ही एमसीक्यू पूछे जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला दिया हुआ है कि सभी मारूजी सवालात लाजमी हैं। सवालों की कुल तादाद 30 है। हर सवाल के 4 मुतबादल जवाब दिए गए हैं। सही जवाब का इंतखाब करें। हर सवाल के नंबर बराबर है, यानी हर सवाल के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पर जो पूछा जाता है वो एक पैसेज दिया जाता है और पैसेज में से 5 सवाल बनते हैं। और इन पाँचों सवालों को करना बड़ा ही आसान है, आप देखेंगे। चलिए देखते हैं, पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। पैसेज का हल करने का 2 तरीका है। पहला यह तो आप क्वेश्चन पढ़ लें और दूसरा तरीका ये है या तो पहले आप पैसेज ही पढ़ लें, उसके आधार पर आप क्वेश्चन बता लें। तो चलिए हम लोग पहले पैसेज पढ़ते हैं। रोने में कोई बुराई नहीं है। नम आंखें नरम दिल होने की निशानी है और दिलों को नरम ही रहना चाहिए। बस उन आंसुओं के पीछे नाउम्मीदी और मायूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाउम्मीदी ईमान की कमज़ोरी की अलामत होती है। अल्लाह से हमेशा भलाई और अच्छे वक्त की आस रखनी चाहिए। अल्लाह अपने बंदों को उसी चीज़ से नवाजता है जो वह अपने अल्लाह से तवक्को करते हैं। यहाँ पर दिया मुंदरजा बाला, इक़्तिबास को ध्यान से पढ़ें। मुंदरजा बाला, बाला का मतलब होता है ऊपर, इक़्तिबास का मतलब होता है पैसे, यानी जो पैसे आपने ऊपर में पढ़ा है। 1 से 5 तक दिए गए सवालों के जवाबात का इंतखाब करें, यानी 1 से 5 तक इन्हीं पैसेज में से सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल आपका दिया हुआ है, नम आंखें किस चीज़ की निशानी है। तो आप लोगों ने अभी ऊपर में पढ़ा था कि नम आंखें नरम दिल होने की निशानी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि नर्म दिल होने की वजह से क्या है, नम आंखें नर्म दिल होने की क्या है, निशानी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका दिया हुआ है। अगला सवाल, आंसुओं के पीछे क्या नहीं होनी चाहिए। आंसुओं के पीछे अभी हम लोगों ने ऊपर में बस उन आंसुओं के पीछे क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है, उन आंसुओं के पीछे नाउम्मीदी और मायूसी नहीं होनी चाहिए। क्या, नाउम्मीदी और मायूसी, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में तो नाउम्मीदी है और बी में क्या है, मायूसी है, और सी में क्या है, दोनों है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि आंसुओं के पीछे नाउम्मीदी और मायूसी नहीं होनी चाहिए ना, यानी नाउम्मीदी और मायूसी दोनों होगा, और दोनों किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि नाउम्मीदी किस चीज़ की कमज़ोरी की अलामत है। अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था, देख लेते हैं फिर भी क्या दिया हुआ है यहाँ पर। नाउम्मीदी ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। किसकी कमज़ोरी की अलामत है, ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। यहाँ ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, अल्लाह से हमेशा किस चीज़ की आस रखनी चाहिए। अल्लाह से हमेशा किस चीज़ की आस रखनी चाहिए। यहाँ पैसेज में दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अल्लाह से हमेशा भलाई और अच्छे वक्त की आस रखनी चाहिए। अल्लाह से क्या रखनी चाहिए, भलाई और अच्छे वक्त की आस रखनी चाहिए। यानी भलाई किस में, भलाई तो ऑप्शन नंबर बी में है और अच्छे वक्त ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बी और सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अगला सवाल, कि अल्लाह अपने बंदों को किस चीज़ से नवाजता है।
क्या दौलत से, शोहरत से, जिस्म से? बंदे अल्लाह से जिसकी तवक्को करते हैं। तो आप अभी ऊपर में पढ़े होंगे, देखें ऊपर में क्या लिखा हुआ है कि अल्लाह अपने बंदों को उसी चीज़ से नवाजता है जो वह अपने अल्लाह से तवक्को करता है। यानी अल्लाह से जो तवक्को करता है वही अल्लाह उसको नवाजता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंदे अल्लाह से जिस चीज़ की तवक्को करता है अल्लाह बंदों को वही चीज़ नवाजता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका ग्रामर में से है। यहाँ पर देखिए पहला सवाल आपका दिया हुआ है कि जिस कलमा से किसी काम का करना या होना मालूम हो उसको क्या कहते हैं। यानी जिस कलमा से किसी काम का करना या होना मालूम होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फ़ेल। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस्म किसको बोलते हैं, यानी जो नाउन होता है उसी को इस्म बोलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, जिस फ़ेल का फ़ाइल यानी करने वाला मालूम हो उस फ़ेल को क्या कहते हैं। उस फ़ेल को क्या कहते हैं, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्या फ़ेल नाक़िस है, क्या फ़ेल नाक़िस है, या फ़ेल लाज़िम है, फ़ेल मजहूल है, या फ़ेल मारूफ़ है। तो जिसका फ़ाइल मालूम होता है वो कौन सा होता है, यानी वो फ़ेल मारूफ़ होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ़ेल मजहूल का फ़ाइल मालूम नहीं होता है और फ़ेल लाज़िम सिर्फ़ फ़ाइल पर ही ख़त्म हो जाता है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि मुहावरा है, क्या है, बाग बाग होना का माने है। बाग बाग होना का माने क्या है, क्या आइब लगाना, इशारा करना, भाग जाना, बहुत खुश होना। तो बाग बाग के क्या माने, बहुत खुश होना। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, मुहावरा आसमान से गिरा खजूर पर अटका का क्या माने है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका का क्या माने है। ऊंचाई पर चढ़ना फिर गिरना, एक मुसीबत से बचना तो दूसरी मुसीबत में पड़ जाना। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसमान से गिरा खजूर में अटका का मतलब क्या होता है कि एक मुसीबत से बचना तो दूसरी मुसीबत में क्या है, पड़ जाना। अब देखिए आपका एक तो मतलब गैर इक्तिबास से आपका एक पैसेज दिया हुआ रहेगा और दूसरा जो पैसेज दिया हुआ रहेगा वो आपके दरसी किताब से दिए हुए रहेंगे, जो आपको पढ़ना है और आपको बताना है जो जो सवाल इनसे पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए, मुंदरजा झैल को गौर से पढ़े। मुंदरजा झैल, झैल मतलब होता है नीचे। मुंदरजा झैल इक्तिबास को गौर से पढ़े और दिए गए 11 से 15 नंबर तक के सवालों के सही जवाबात का इंतखाब करें। पहले पढ़ लेते हैं, देखिए। दफातन दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। उसकी गोद में भोला था, उसके सर पर मिठाई की टोकरियां और हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया दुनिया के तमाम दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा न खैरियत, उसकी गोद से भोले को छीन कर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। पहला सवाल यहाँ दिया हुआ है कि मुंदरजा बाला इक्तिबास आपके निसाब के किस सबक से लिया गया है। क्या भीख से लिया गया है, नया कानून से लिया गया है, भोला से लिया गया है, या आजमाइश से लिया गया है। तो ये जो आपका पैसेज है ये किससे लिया गया है, ये भोला से लिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपको पूछ रहा है कि मामू के सर पर क्या चीज थी। क्या चीज थी, आपने यहाँ पर पढ़ा होगा। तो उसके सर पर मिठाई की टोकरी थी। मामू के सर पर क्या थी, मिठाई की टोकरी। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि माया ने अपने भाई के गोद से किसे छीन लिया। अगर आप लोगों ने अभी ऊपर में पढ़ा होगा तो देखेंगे किसको छीन लिया था। यहाँ पर देखिए, माया ने भाई को पानी पूछा न खैरियत, उसकी गोद से भोले को छीन लिया। किसको छीन लिया, भोले को। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको छीन लिया, भोले को। अगला सवाल देखिए क्या दिया। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि दफातन दरवाजा खुला तो कौन अंदर दाखिल हुआ। कौन दाखिल हुआ, दादाजी, मामू जी, माया, पड़ोसी। कौन दाखिल हुआ, मामू जी। कौन दाखिल हुआ, मामू जी। यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि आस पड़ोस के लोगों ने क्या दिया। आस पड़ोस के लोगों ने क्या दिया। आप अगर पैसेज को देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आस पड़ोस के लोगों ने क्या दी, मुबारकबाद दी। तो देखेंगे यहाँ पर कहाँ पर दिया हुआ है मुबारकबाद, आस पड़ोस के लोगों ने क्या दी। यहाँ पर देखते क्या दिया हुआ है। तो मुबारकबाद कहाँ था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आस पड़ोस के लोगों ने क्या दी, मुबारकबाद दी। अगला सवाल आपका दिया हुआ है। अगला सवाल क्या दिया हुआ है आपका कि मंगू कोचवान किस अफसाने का किरदार है। मंगू कोचवान किस अफसाने का किरदार है, भोला का है, गिल्ली डंडा का है, भीख का है,
कि नया कानून का है? तो मंगू कोचवान किस अफसाने का किरदार है? नया कानून है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि नया कानून के मुसन्निफ का नाम बताएं, आप में कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए? क्या सोनीपत में, पानी बागपत में, पानीपत में, लाहौर में? तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए थे? पानीपत में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों से ये पूछे कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली कब पैदा हुए थे, तो कब हुए थे? 1837 में। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि डरामा किस जबान का लफ्ज है? यूनानी, जापानी, अंग्रेजी, हिंदी। तो डरामा किस जबान का लफ्ज है? तो डरामा यूनानी जबान का लफ्ज है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2-3 सवाल और पूछे जाते हैं। एक और सवाल पूछा जाता है कि गजल किस जबान का लफ्ज है? तो आप लोग बताएंगे गजल किस जबान का लफ्ज है? गजल अरबी जबान का लफ्ज होता है। और अगर आपसे पूछे कि उर्दू किस जबान का लफ्ज है, तो उर्दू किस जबान का लफ्ज है? तुर्की जबान का लफ्ज है, ये याद रखेंगे। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए आपका दिया हुआ है कि सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई थी? कब हुई थी? 1797 में, 1800 ईस्वी में, या 1817 में, या 1830 में? तो सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई थी? 1797 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कब और कहाँ पैदा हुए? ये तो दिया हुआ ही नहीं है कि कौन, कब और कहाँ पैदा हुए। कोई देना चाहिए तो मतलब क्वेश्चन ही गलत है। कम से कम इसमें देना चाहिए थे कौन, यानी सर सैयद अहमद खां कब 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 और कहाँ पैदा हुए थे, किसी का नाम देना चाहिए था। चलिए इस सवाल को छोड़ देते हैं। अगला सवाल आपका यहाँ पर दिया हुआ है, एक शेर दिया हुआ है। यहाँ पर भी एक शेर भी दिया हुआ रहता है, उनसे भी मतलब 4 सवाल पूछा जाता है। गज़ल में से एक पैसेज दे देता है और फिर उनसे 4 सवाल पूछते हैं। देखिए यहाँ पर गज़ल दिया हुआ है कि गुज़र मेरा तेरे कूचे से यूं है ए ज़ालिम, कि जैसे रेत से पानी की धार गुज़रे है। मुझे तो देख के जोशो खरोश सौदा का, इसी ही फ़िक्र में लैलो नहार गुज़रे है। सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि मुंदरजा बाला अशार किनके गज़ल से लिया गया है? तो किनके गज़ल से लिया गया है? क्या मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के गज़ल से लिया गया है, या फ़िराक गोरखपुरी से, या मिर्ज़ा गालिब के, या मीर तकी मीर के गज़ल से लिया गया है? तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि किसके गज़ल से लिया गया है, तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के गज़ल से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जो शेर दिया हुआ है आपका नीचे कि मुझे तो देख के जोशो खरोश सौदा का, इसी ही फ़िक्र में लैलो नहार गुज़रे है। इस शेर को क्या कहते हैं? इस शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं कि मक्ता कहते हैं कि हुस्न मतला कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखते हैं कि शायर महबूब के कोचे से इस तरह खामोशी से क्यों गुजरता है जिस तरह पानी रेत से गुजर जाता है? तो देखिए ताकि महबूब को पता ना चले, ताकि शायर का वक्त बचे, ताकि महबूब इंतज़ार करे, ताकि महबूब की रुसवाई ना हो। तो आप लोग यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे? इस तरह से गुजर जाता है ताकि क्या हो? महबूब की रुसवाई ना हो, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि कोचा के क्या माने हैं? कोचा के क्या माने हैं? क्या शहर है, गली है, गांव है, या कस्बा है? क्या है? कोचा के क्या माने हैं? तो गली, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है लैलो नहार के क्या माने हैं? ऊपर नीचे, रात और दिन, हक्को बातिल, बड़ा छोटा। लैलो नहार के क्या माने हैं? रात और दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से दरखास्त है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और कमेंट भी करना भी ना भूलें और दोस्तों तक शेयर भी करते रहें। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि गज़ल के जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उस शेर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उस शेर को? मतला कहते हैं, हुस्न मतला कहते हैं, मक्ता कहते हैं, या हुस्न मक्ता कहते हैं? गज़ल के जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसको क्या कहते हैं? उसको मक्ता कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मतला किसे कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। हयात और क़ज़ा के क्या माने हैं? हयात और क़ज़ा के क्या माने? ज़िंदगी और मौत, खुशी और गम, आराम और तकलीफ, अच्छाई और बुराई। तो हयात और गम के क्या माने, हयात और क़ज़ा के क्या माने हैं? ज़िंदगी और मौत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि अकबर इलाहाबादी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है?
कौन सी नज़म है? गर्मी और देहाती बाजार, हकीकत हुस्न, आंधी, ये जलवाए दरबार दहली। तो आपके निसाब में जो शामिल है अकबर इलाहाबादी की कौन सी नज़म है? जलवाए दरबार दहली, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि हकीकत हुस्न के मुसन्निफ कौन है, और सिर्फ वीडियो देखा मत कीजिएगा, आप लोग कमेंट में भी बताएं, ताकि तभी तो पता चलेगा आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, कि मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। नज़म हकीकत हुस्न के शायर कौन है? अकबर आबादी है, अल्लामा इकबाल है, या मीर तकी मीर है, या नज़ीर अकबर आबादी है? वही जो देखिए हमने ऊपर में सवाल पूछा था वही यहाँ पूछ दिया गया। क्या है? नज़ीर नज़म हकीकत हुस्न के शायर कौन है? तो कौन है? अल्लामा इकबाल है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है। अगला सवाल आपका क्या दिया हुआ है कि गिल्ली डंडा को अफसाना निगार ने क्या कहा? गंदा खेल कहा, अच्छा खेल कहा, खेलों का राजा कहा, या मौसमी खेल कहा? तो गिल्ली डंडा जब आप पढ़ेंगे, ये इसके मतलब गिल्ली डंडा के मुसन्निफ कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। उन्होंने क्या कहा था कि गिल्ली डंडा क्या है? खेलों का राजा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है। आपके निसाब में शामिल अफसाना फ़कीर के अफसाना निगार को किनसे नफरत थी? अमीरों से, फ़कीरों से, जाहिलों से, किसानों से? तो फ़कीर के जो अफसाना निगार थे उनको किनसे नफरत थी? फ़कीर से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि आपके निसाब में शामिल आईसीएस का किरदार वहीद किसका बेटा था? मास्टर का बेटा था, मजदूर का बेटा था, दुकानदार का, या देहाती जमींदार का? तो वहीद किसका लड़का था? देहाती जमींदार का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ एक सवाल बताना, ये जो वहीद लड़का है इन्होंने शादी कहाँ की थी और ये पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अब देखिए आपका ये जो सब्जेक्टिव सवाल है, यहाँ पर आपको ध्यान से पहले पढ़ लेते। देखिए क्या दिया हुआ है। सवालों को 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। सभी हिस्सों से सवालों के जवाब दिए गए हिदायत के मुताबिक दें। सवालों के नंबरात बाएं जानिब दिए गए। मतलब देखिए यहाँ पर पहले दिया हुआ है कि मुंदरजा 8 सवालों में से किसी 6 सवाल के जवाब देने हैं। यानी आठों के जवाब नहीं देना आपको, सिर्फ 8 सवालों में से किसी 6 सवाल का जवाब देना है। पहले यहाँ सवाल पढ़ लेते हैं और इसका जवाब हम देखेंगे, नीचे दिए हैं। पहले यहाँ देखिए, पहला यहाँ पर सवाल है कि अंग्रेजों का चेहरा देख लेने पर उस्ताद मंगू की क्या हालत होती थी? रजनी के कितने भाई बहन थे? सर सैयद को बचपन में किसने पाला था? राम सुहाय मिल और भागवती आपके निसाब में शामिल किस ड्रामे के किरदार है? और ये सब सवाल है, इनका मतलब यहाँ पर जवाब दिए हैं और यहाँ पर सवाल भी लिखा हुआ है। तो चलिए पहले इन्हीं को देख लेते हैं। पहला सवाल आपका दिया हुआ था कि अंग्रेजों का चेहरा देख लेने पर उस्ताद मंगू की हालत होती थी। क्या हालत होती थी? क्या हालत होती थी? कि अंग्रेजों का चेहरा देखकर उसे मतली सी आ जाती थी। क्या आ जाती थी? उसे मतली सी आ जाती थी। मतली मतलब क्या होता है? मतली मतलब होता है उल्टी, यानी अंग्रेजों के चेहरा जब भी देखता था उस्ताद मंगू तो उनको मतली सी आ जाती थी। अगला सवाल आपका दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि रजनी के कितने भाई बहन थे? जब आप भीख पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि रजनी के 5 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 5 भाई बहन थे। अगला सवाल आपका दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि सर सैयद को बचपन में किसने दूध पिलाया था? जवाब, सर सैयद ने पहले अपनी मुमानी यानी मामी जिसको बोलते हैं हम लोग, पहले अपने मुमानी और फिर अपनी वालिदा का दूध पिया था। अगला सवाल आपका दिया हुआ है। अगला सवाल क्या दिया हुआ है आपका कि राम सहाय मिल और भागवती आपके निसाब में शामिल किस ड्रामे के किरदार है? तो आपके निसाब में शामिल एक ही ड्रामा है, जिस ड्रामा का क्या नाम है? आजमाइश है, और उन्हीं के ये दोनों किरदार हैं। अगला सवाल आपका दिया हुआ है। अगला सवाल आपका क्या दिया हुआ है कि गांधी जी का रफीक यानी दोस्त असल में किसका दोस्त था? जवाब, उनके मझले भाई का दोस्त था। यानी गांधी जी का जो दोस्त था असल में वो किनके दोस्त थे? उनके मझले भाई के दोस्त थे। ये 2 नंबर का सवाल था, इसलिए मतलब एक लाइन में इनका जवाब दे देते हैं। और अगला सवाल देखिए, मुहावरा आंख बिछाना के क्या माने हैं? जवाब, आंख बिछाना के क्या माने थे? खातिर मदारत करना। अगला सवाल आपका दिया हुआ है। अगला सवाल आपका क्या दिया हुआ है कि लफ्ज़ हसना का मुतज़ाद यानी उल्टा, मुतज़ाद का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। लफ्ज़ हसना का उल्टा क्या होगा? हसना का उल्टा क्या होगा? रोना, यानी जवाब इसका क्या हो जाएगा? रोना हो जाएगा। अगला सवाल आपका देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, ये 3 नंबर का सवाल है। और अगर आप लोगों को लगता है कि मतलब
सब्जेक्टिव भी कराया जाए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम और भी इस साल के जितने भी मॉडल पेपर पहले आए हुए थे उन सभी का सब्जेक्टिव कराए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम लोग करेंगे, वरना तो कोई बात नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है कि इस्लाम के मुताबिक औरत को अपने माल और जायदाद पर किस तरह का हक हासिल है और उसे विरासत में से किस तरह का वर्षा मिल सकता है। ये सवाल जो मॉडल पेपर में आया हो ना, यही सब सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अक्सर ज़्यादातर देखा जाता है जो मतलब मॉडल पेपर में आता है वहीं से लगभग 40 से 50% आपका सवाल पूछे जाते हैं। जवाब क्या दिया हुआ है इसका कि इस्लाम के मुताबिक औरत अपने माल से हर एक जायदाद खरीद सकती है, बै कर सकती है यानी बेच सकती है, वसीयत और वक्फ कर सकती है यानी किसी को दे सकती है और मतलब वक्फ भी कर सकती है, और वह रिश्तेदारों और शोहर की जायदाद में से वर्षा पा सकती है यानी रिश्तेदारों और शोहर की जो जायदाद होता है उनमें उनका हिस्सा होता है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है। अगला सवाल आपका क्या दिया हुआ है कि गज़ल में आम तौर पर कितने अशार होते हैं और गज़ल के पहला शेर क्या कहलाता है। तो जवाब, गज़ल में आम तौर पर 5 या 7 शेर होते हैं, 5 या 7 शेर होते हैं और गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है, मतला कहलाता है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि खुदा और हुस्न के दरमियान गुफ्तगू की खबर ज़मीन के बासियों को किस तरह हुई। जवाब आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जवाब, खुदा और हुस्न के दरमियान गुफ्तगू चांद ने सुनी, उसने तारों को सुनाई, तारों ने सहर को ये बात बताई, सहर ने ये कहानी शबनम को, और शबनम ने फूलों को, और फूलों ने कलियों को, और कलियों ने मौसम बहार को ये बात बता दी। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि परदेश में वतन से आने वाले शख्स से शायर बेताब होकर क्या क्या पूछता है। जवाब देखिए, क्या क्या पूछता है। पूछता है, परदेश में वतन से आने वाले शख्स से शायर बेताब होकर पूछ रहा है कि उसके वतन के लोगों का क्या हाल है, वहाँ के बाग और बागों में सर्द और रेहान के क्या हाल है, बागों में अभी वही मस्त हवाएं चलती है, अब भी वतन में वैसी ही घंघोर घटाएं छाती है, मंदिरों से नाकोस की आवाज़ें, मस्जिदों की अजानें, क्या अब भी कोई वहां उसे चाहता है, याद करता है, दरिया के किनारे जंगल की हवा मैके की याद में गीत गाती सहेलियों के बारे में पूछता है। मतलब इन्हीं सब चीज़ों के बारे में शायर पूछता है, वतन से आने वाले लोगों से ये सब हाल चाल पूछते हैं। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि मुंदरजा झेल कहावतों में से किन्हीं 3 के माने बताए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आम के आम गुठलियों के दाम, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, बंदर क्या जाने अदरक का सवाल। यानी कि यहाँ पर किन्हीं 3 का जवाब देना है। यहाँ पर एक है, दूसरा है और ये तीसरा और ये चौथा है। आपको 3 ही का जवाब देना है। तो चलिए देखते किस तरह आपका जवाब देना होता है। एक साइड सो आपको कहावत लिखना होता है, एक साइड कहावत लिख देता है और दूसरे साइड क्या करते हैं, माने लिखते हैं। इस तरह जवाब देने का तरीका होता है। देखिए जवाब क्या दिया हुआ है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसके क्या माने होते हैं, अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर डालना, यानी कि अपनी गलती मानने ही नहीं दूसरों पर ही डालते रहना, तो उसी को बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आम के आम गुठलियों के दाम, इसके क्या माने होते हैं, इसके क्या माने होते हैं, दोहरा फायदा होना। इसके क्या माने होते हैं, दोहरा फायदा हो, यानी किसी चीज का दोहरा फायदा हो जाता है तो उसी को बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी हर आदमी को हर चीज की खूबी नहीं जानता, यानी हर आदमी हर चीज की खूबी नहीं जानता, तो उसी को बोलते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि इसी तरह मतलब हर मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बना कर दिया जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या सही है या नहीं। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो बताएं।